अब वो मेरे पास अभी तक रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। मैंने अभी तक देखा नहीं आपका रिजल्ट। आज ही तो, अभी तो टेस्ट खत्म हुआ है आप लोगों का ना। ओके, डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। डाउट बताइएगा क्वेश्चन नंबर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है। 2, 3, सर 1 में है। 1 में है। एक काम करो, पहले आप लोग ना, मैं आपको चलो ठीक है, डिस्कशन शुरू करते हैं। द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस 3bt, ठीक है। x इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस 3bt क्यूब, इस तरीके से पोजीशन वेरी कर रही है। द एक्सेलरेशन एट टाइम t of particle will be 0 then time t is equal to, ठीक है। तो हमें पता है, हमें दे रखा है कि x इक्वल्स टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि velocity is equal to dx by dt is equal to 2at minus 3bt स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt इज इक्वल टू 2a माइनस 6bt। क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेलरेशन इज 0, तो इस एक्सेलरेशन को हम 0 कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज टाइम t इज इक्वल टू a अपॉन 3b। तो ये आपका आंसर हो गया a अपॉन 3b। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, डाउट हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, 3, 4, 5, 6। सर 6 में डाउट है। 6 में डाउट है। क्या लिखा है? द डिसेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग मोटर बोट आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय dv dt इज इक्वल टू माइनस केवी क्यूब, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दे रखा है माइनस केवी क्यूब वेयर के इज कांस्टेंट, वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट अ टाइम t आफ्टर द कट ऑफ इज। देखो भाई, थोड़ा सा मेहनत लग रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। हमें दे रखा है कि जो dv dt है इज इक्वल टू माइनस के वी क्यूब है। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि इसका मतलब कि dv अपॉन वी क्यूब इज इक्वल टू माइनस के dt, है ना। लिख सकता हूं। अब मैं दोनों तरफ इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा। मैं बोलूंगा t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v नॉट है और टाइम t पर वेलोसिटी v हमें निकालनी है ना। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1/v³ का इंटीग्रेशन, v⁻³ है ना, तो v⁻³ प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1। सो ये हो गया v⁻⁻² अपॉन -2। लिमिट कहां से कहां तक है? v0 से v तक इज इक्वल टू माइनस के टी। यहां लिमिट भी लगा दी, माइनस के टी आ गया। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा दिस इंप्लाइज v⁻² माइनस v⁻² इज इक्वल टू 2kt। एक इक्वेशन, एक स्टेप स्किप करी मैंने, और कुछ नहीं किया। सो इससे हमें मिलेगा कि दिस इंप्लाइज 1/v² इज इक्वल टू 1/v0² प्लस 2
kt, है ना। दिस इंप्लाइज यहां से आपका v स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2k v नॉट स्क्वायर t। आ रहा है समझ में? या तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो ना, यहाँ से यहाँ तो 2-3 स्टेप लगेगा, इस स्टेप से स्टेप तक जाने में 2 से 3 स्टेप्स लगेंगे, बट ये आ जाएगा। तो इसको आप देखकर आंसर बता सकते हो, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर। 7 में डाउट है? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। फिर ये वाला 14। A particle is moving with a velocity of 10 meter per second towards east. After 10 seconds, its velocity changes to 10 meter per second towards north. देखो भाई, बार बार ये लल्लू सा क्वेश्चन क्यों पूछते, समझ ही नहीं आता मेरे को। क्या दे रखा है इसमें कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि पहले 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट मूव कर रहा है। तो पहले मैं ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में आता हूँ, ठीक है। तो ये रहा लेट्स से मेरा ईस्ट डायरेक्शन, और ये रहा लेट्स से मेरा नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पार्टिकल इनिशियली ईस्ट में जा रहा था, पार्टिकल इनिशियली ईस्ट की तरफ जा रहा था, बाद में इसकी वेलोसिटी चेंज होकर नॉर्थ की तरफ हो गई। तो इधर मेरा ईस्ट है, इधर मेरा नॉर्थ है, ठीक है। इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है। ईस्ट को मैंने एक्स बोल दिया, नॉर्थ को मैंने वाई बोल दिया, ठीक है। ईस्ट एक्स बोल दिया, नॉर्थ को वाई बोल दिया। कहा है कि इनिशियली वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, तो आपकी जो यू वेक्टर है वो यू वेक्टर इधर है। दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड आई कैप, और फाइनली वेलोसिटी चेंज होके हो गई है 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इसलिए जो फाइनल वेलोसिटी है, जो वी वेक्टर है, दैट वी वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड जे कैप। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम दे रखा 10 सेकंड लगा है। तो हमें मालूम है कि जो एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, दैट एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन टाइम t, है ना। सो दिस इज इक्वल टू v वेक्टर कितना है 10 j कैप, 10 j कैप माइनस 10 i कैप। ये मीटर पर सेकंड में था, नीचे टाइम सेकंड में अपॉन 10 सेकंड्स, तो ये मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देख सकते हो 10 तो कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू बेसिकली जे कैप माइनस आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड तो सबको दिख रहा है, कितना, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, क्या दे रखा है, जे कैप माइनस आई कैप, मतलब ये रहा आपका जे कैप माइनस आई कैप, ये रहा। तो ये आपका चेंज इन वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो गया। दिस इज द, कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, तो अलोंग नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यस सर। भाई याद रखो,
जब आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम करोगे। चेंज का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो इस तरीके से तो दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते हो, उस केस में आपका दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे तो आंसर अलग आएगा, और जब आप चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो आंसर अलग आएगा। समझ में आई बात? क्योंकि चेंज में आप सब्ट्रैक्ट करो, डेफिनेशन का ध्यान रखें आप, ठीक है, कि आप चेंज निकाल रहे हो या नेट निकाल रहे हो, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है या चेंज इन वेलोसिटी निकाली जा रही है, क्या निकाला जा रहा है, ठीक है। अगला 15, कोई डाउट? यस सर। क्या सर डाउट है। कोई डाउट है 15 में? 16, 17, 18, कोई डाउट नहीं है? सर 18 क्या 18 में डाउट है। बेटा टाइप कर दो, आवाज नहीं आ रही। सर 18 में डाउट है। 18 में डाउट है। A body is thrown vertically upwards from the top A of a tower. Okay? एक टावर के टॉप से हमने बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। It reaches the ground in t1 seconds. Okay? If it is thrown vertically downward from A with the same speed, it reaches the ground in t2 seconds. If it is allowed to fall freely from A, then the time required will be under root of t1 t2. ये मेरे थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी में मैंने ये क्वेश्चन कराया है और काफी डिटेल में करवाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग प्लीज थ्योरी को रेफर करेंगे इसके लिए। थ्योरी में मैंने काफी डिटेल में इस क्वेश्चन में अच्छे टाइम लेके बताया था, ठीक है बेटा। क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपने पहले से नहीं कर रखा, पहले से आप ध्यान नहीं रखोगे तो नहीं, एग्जाम में हो सकता ना बने। अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा नहीं है, बट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तरीके वगैरह थोड़े बहुत सीखते हो, नए नए 11th क्लास में नए नए बच्चे हो, इसलिए अच्छा है। थोड़े बहुत इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करना सीख जाओगे तो इक्वेशन अच्छा नहीं बचेगा, इजी हो जाएगा। 19, with what speed should a body be thrown upward so that the distance traveled in 5th second and 6th second are equal? ठीक है, हो सकता है आराम से। 20, 21, 22, सर 21 21. A सर man is slipping 21 on a, डाउट है। अच्छा एक सेकंड, a man is slipping on a frictionless inclined plane and a bag falls down from the same height. Okay, then the speed of both is related as, देखो बेटा क्वेश्चन ये कहना चाहता है, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, ठीक है। ये पूछना क्या चाहता है, ये पूछना क्या, ये दो में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं मेरे को मालूम है क्या पूछ रहा है, बट किसी के दिमाग में एग्जाम के बीच में डाउट आ सकता है कि सर ये क्या पूछ रहा है। इज ही ट्राइंग टू कंपेयर वेलोसिटीज, या वेलोसिटीज तो कंपेयर करने की बात ही नहीं कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है स्पीड्स एट सेम टाइम, और it is trying to compare speeds with which they strike the ground। मतलब हमें स्पीड्स एट सेम टाइम पे कंपेयर करना है या फिर स्पीड्स विद व्हिच दे स्ट्राइक द ग्राउंड कंपेयर करना है। ये क्वेश्चन में ठीक से क्लियर नहीं किया गया है। आई विल से इसको ये बोला गया है, ये कंपेयर करना है आपको, ये नहीं कंपेयर करना है, ठीक है। और क्योंकि दोनों सेम हाइट से गिरे हैं, एक नीचे साइड डायरेक्ट गिर गया और एक इंक्लाइन पे गिरा, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, फ्रिक्शनलेस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन, कहीं एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो आप एनर्जी के बेसिस पे डायरेक्टली कह सकते हो कि दोनों सेम स्पीड से टकराएंगे। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन।
नहीं तो आप एनालिसिस करके भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये एंगल थीटा है, ये हाइट h है। लेट से एक ब्लॉक या आदमी जैसा, उसको ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, वो यहां से स्लाइड करना शुरू करता है, तो इसके ऊपर जो, अगर इसका मास है, अच्छा मास से नहीं करना, मैं एक्सेलरेशन से करना है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर की तरफ होगा g साइन थीटा, इधर की तरफ है जो mg cos थीटा लगेगा, उसको नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर देगा। इतना तो आप पढ़ चुके हो अभी, ठीक है। ये हाइट h है, इस लेंथ को अगर मैं l बोल दूं, इस इंक्लाइन लेंथ को, तो मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू h बाय l। दिस इंप्लाइज l इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब ये ब्लॉक इधर से मूव करते हुए यहां पहुंचेगा, हमें यहां पर इसकी वेलोसिटी v निकालनी है, यही क्वेश्चन है ना। तो हम बोलेंगे कि अगर मैं इस इंक्लाइन के लॉन्ग वाले डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस और अपवर्ड को माइनस बोल दूं, तो मैं लिखूंगा इस ब्लॉक के लिए u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज g साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट इज h अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा ये 2gh, तो मतलब वेलोसिटी हो गई अंडर रूट ऑफ 2gh, मतलब कि सेम एज द बॉल। तो दोनों ग्राउंड पे सेम स्पीड से पहुंचेंगे। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। कोई डाउट? नो सर। 22. Yes, sir. A ball is thrown vertically upwards with 40 meter per second. Its velocity after 2 seconds will be 20 meter per second. V is equal to u plus 80 लगाना है बेटा। (23) (24) सर 24। If a point moves in a straight line in such a manner that its retardation is proportional to its speed, the distance covered in association with speed v is। कहना क्या चाहता है? बोल रहा है कि जो रिटार्डेशन है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस kv है, ठीक है। मतलब इसका ये हो गया कि dv, अच्छा हमें पोजीशन और टाइम के बीच रिलेशन चाहिए ना, तो हम लिखेंगे v dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस kv, ठीक है। दिस इंप्लाइज dv इज इक्वल टू माइनस kx, ठीक है। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, बोलेंगे x इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी को लेट से v नॉट मान लेते हैं, और पोजीशन x पर लेट से वेलोसिटी v हो जाती है, तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज v माइनस v नॉट इज इक्वल टू माइनस k, अच्छा ये dx है ना, माइनस k x, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को डाउट है? ओके। नो सर। अब मैं बोल रहा हूं कि अब देखो क्वेश्चन में यही समझ नहीं आ रहा कि इसकी स्पीड और डिस्टेंस कवर्ड में क्या रिलेशन, कैसे बताऊं मैं, क्योंकि यहां पर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वाले कोई चीज आ नहीं रही। इसको पूछना क्या चाहिए था क्वेश्चन को कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और इनिशियल स्पीड के बीच में क्या रिलेशन है, इनिशियल स्पीड और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के बीच में क्या रिलेशन है।
तो उसके लिए बोलूंगा व्हेन v इज इक्वल टू 0 हम लिखेंगे माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वी नॉट बाय के। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब क्या हुआ, हमने पार्टिकल को इनिशियल स्पीड वी नॉट से फेंक दिया, हमने देखा ये रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड करते करते थोड़ी देर बाद जाके ये रुक जाएगा। और इस लेंथ को मैं l बोलूं, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये जो लेंथ l है वो है ये x, क्योंकि हमने v इक्वल टू 0 डाला ना, तो दिस लेंथ x इज प्रोपोर्शनल टू v नॉट। तो इसलिए मैं इसका आंसर a और d दोनों करेक्ट आ रहे हैं। क्या दे रखा है आंसर? सर ए में v⁴ है। क्या? ए में v⁴ है क्वेश्चन में, यहाँ पे अच्छा, प्रिंटिंग मिस्टेक है लग रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? नो सर। 25, 26, 27, 28, 29, सर 28 में है। 28. A train is approaching a platform with speed of 20 km per hour. A bird is sitting on a pole at the platform. Okay. When train is 2 kilometers away from the pole, brakes are applied so the train decelerates uniformly. Simultaneously, the bird also flies towards the train with a velocity 60 km per hour. It touches the nearest point of the train and flies back and back again, and so on. Okay. The total distance traveled by the bird before train stops is. देखो भाई क्या हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अपने पास ट्रेन है जो 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये ट्रेन अपने स्टेशन से, मान लेते हैं स्टेशन का पोल है, यहीं आके इसको रुकना है, जब ये पोल से या स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर थी तब हमने इस पे ब्रेक लगाया ताकि स्टेशन पे जाके रुक जाए। ठीक है, तो मतलब यहां जब ट्रेन पहुंचेगी उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कह रहा नहीं है सर। कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया है वैसे एक बर्ड है, वो बर्ड यहां से उड़ना शुरू करता है, ट्रेन को छूता है। ऑब्वियसली जब तक ये ट्रेन को छुएगा तब तक ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? ये बर्ड ट्रेन को छुई, वापस गई, पोल से फिर मुड़ी, यहाँ पहुंची तो ट्रेन तब तक यहाँ पहुंच चुकी थी, फिर गई, फिर चिड़िया गई, फिर वापस आए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बोला है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस बर्ड कितना होगा ये बताना है मेरे को। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ गया सर। क्या यस सर। क्वेश्चन समझ में आया ना? ओके, यस देखिए सर। क्वेश्चन दिखने में कैसा भी हो, इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है। इसकी एनालिसिस ज्यादा डिफिकल्ट है, सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा लल्लू है और ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब मैं अपने टाइम पे तैयारी कर रहा था, मेरे पास जो बुक्स और मॉड्यूल में सॉल्व कर रहा था उसमें टोटल क्वेश्चन जो थे वो 625 क्वेश्चंस के आसपास थे। ठीक है, इन 625 क्वेश्चंस में से आई वॉज एबल टू सॉल्व 624 क्वेश्चन जो कि इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे, बट आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं था, इसी के जैसा था, लगभग लगभग ऐसा ही था। मतलब वो सॉल्व कर सकते हो, ये सॉल्व कर सकते, ये भी सॉल्व कर सकते हो, ये सॉल्व कर सकते हो तो वो भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन था। वैसे ये एक ही क्वेश्चन था जो नहीं बना था अपने पूरे मॉड्यूल में। ठीक है, जबकि ऐसा कोई खास डिफिकल्ट क्वेश्चन है भी नहीं, इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं बना चुका था, ये मेरे से नहीं बना। जब इसका सॉल्यूशन मुझे पता चला तो मैंने बोला यार क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया मैंने। क्या सॉल्यूशन है इसका? देखिए, हमें डिस्टेंस ट्रेवल बताना है, राइट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड
को हम लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बता दो। लिख सकते हैं सर। तो स्पीड तो मुझे पता है चिड़िया की कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम ही तो निकालना है, हाँ ना? तो क्या मैं टाइम को लिख सकता हूं, ट्रेन को देख के मैं टाइम बता सकता हूं कि ट्रेन के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज वेलोसिटी लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 किलोमीटर। और ट्रेन की एवरेज वेलोसिटी क्या है? इनिशियली 20 किलोमीटर पर आवर थी, फाइनली 0 है, हाँ या ना? इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर। फाइनली कितनी हो गई? 0 जब ट्रेन यहाँ पहुंची तो, है ना? ब्रेक इसलिए अप्लाई किया गया था ना ताकि स्टेशन जाकर ट्रेन रुक जाए। तो एवरेज वेलोसिटी हो यस जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर प्लस 0/2, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। So this is equal to 1/5 hours। इसको अगर मैं यहां डाल दूं तो मुझे मिलेगा therefore distance traveled by bird is equal to कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? कहां गया स्पीड? 60 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम इज 1/5 आवर। सो दिस इज इक्वल 12। 12 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ गए। समझ गए सर। आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 29 30 31 Sir, 30. A juggler keeps on moving 4 balls in the air. When the first ball leaves his hand, the position of other balls is, if maximum height reached by each ball is 20 मीटर। देखो भाई, एक जगलर है जो 4 बॉल्स के साथ जगल करता है, ठीक है? तो सबसे पहले कहा है कि हर एक बॉल जो है मैक्सिमम हाइट 20 मीटर तक जाती है। तो अगर मैं किसी एक बॉल के बारे में बात करूं तो उसका मोशन क्या हो रहा है? ये बॉल 20 मीटर ऊपर गई, वापस वहां से नीचे आ गई, है ना? समझ में आई बात? तो क्या मैं इसका पूरा टाइम पीरियड ऑफ मोशन पूरा, हाँ, क्योंकि एक बार नीचे गिरी वापस उछाल दी, फिर नीचे गिरी फिर वापस उछाल दी, तो एक बार मैं इसका क्या पूरा टाइम पीरियड ऑफ मोशन और इनिशियल स्पीड यू निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ कि नहीं? आई कैन क्लियरली फाइंड u square is equal to 2gh. This implies u is equal to 20 meters per second। और आपका जो ऊपर जाने का टाइम है वो 2 सेकंड है, नीचे जाने का टाइम भी 2 सेकंड आएगा। टोटल टाइम 4 सेकंड आ जाएगा एक बॉल के मोशन का। समझ में आया कि नहीं आया? यार ये थोड़ी मेहनत ये तो आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो ना, ये वाली तो, कि अगर आपको पता है एक बॉल को वेलोसिटी यू से फेंकते हैं तो 20 मीटर की हाइट तक जाता है, तो आप नहीं निकाल सकते ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, इनिशियल स्पीड यू कितनी होगी? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अरे बोल दो यार। निकाल सकते हैं सर। तो हमने u निकाल लिया, हमने ऊपर जाने का टाइम निकाल लिया, नीचे आने का टाइम निकाल लिया, टोटल टाइम निकाल लिया। ओके, अब कहा क्या है कि जब पहली बॉल उसके उसके हाथ को छोड़ रही है, पहली बॉल का मतलब फर्स्ट टाइम नहीं छोड़ रही, समझ में आया? बार बार मतलब नंबर, बॉल का नंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसने क्या किया, बॉल नंबर 1 फेंकी, फिर 2 फेंकी, फिर 3 फेंकी, फिर 4 फेंकी, फिर 1 हाथ में आ गई तो 1 फेंकी, फिर 2 हाथ में आ गई, 2 फेंका, फिर 3 हाथ में आ गया, 3 फेंका।
इस तरीके से बहुत देर से वो जगलिंग कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब बॉल नंबर 1 को ऊपर फेंक रहा है उस वक्त बाकी की बॉल्स की साइड पर है। समझो बात को। बॉल नंबर 1 को कब हाइट कब फेंकेगा? जब वो बॉल वापस उसके हाथ में गिरेगी उसी वक्त ना, है ना? तो उसकी बॉल नंबर 1 यहां है, तो बॉल नंबर 2 को उसने थोड़ी देर पहले फेंका होगा, तो बॉल नंबर 2 यहां होगी। बॉल नंबर 2 को फेंके हुए कितना देर हो चुका होगा? 1 सेकंड हो गया होगा, हाँ है ना? टोटल 4 बॉल्स में 4 सेकंड है, तो हर 2 बॉल के बीच में इंटरवल कितना है? बता दो भाई। अगर 4 बॉल्स को फेंकने में 4 सेकंड लगा है, तो हर 2 बॉल के बीच में इंटरवल कितना है? 1 सेकंड का है कि नहीं है? है सर। सॉरी 1 के, हाँ 1 के बाद 2 को फेंकेगा ना, सॉरी मैं गलत बोल गया। 1 के बाद 2 को फेंकेगा, तो बॉल नंबर 2 यहां होगी, यहां पर बॉल नंबर 4 होगी। बॉल नंबर 4 को फेंकने के बाद 1 को फेंकेगा ना। हम्म, एक काम करते हैं थोड़ा सा, देखो बॉल नंबर 1 मुझे जैसे इसके हाथ में वापस आई है, मतलब इसको फेंकने वाला है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? फर्स्ट बॉल फेंकने वाला है या फेंका है उसने जस्ट अभी अभी, तो उससे जस्ट पहले किसको फेंका होगा? बॉल नंबर 4 को फेंका होगा। ऑर्डर क्या होगा? 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 1, यही होगा ना? तो 1 से पहले किसको फेंका? 4 को फेंका, तो 4 को फेंके हुए 1 सेकंड हो चुका है, तो यहाँ पे बॉल नंबर 4 है। 3 को फेंके हुए 2 सेकंड हो चुका है, तो यहाँ पे बॉल नंबर 3 होगी। 2 को फेंके हुए 3 सेकंड हो चुका है, यहाँ पे बॉल नंबर 2 होगी, और बॉल नंबर 1 तो हाथ में है ही है। यही चल रहा है ना सीन? समझ में आया कि नहीं? इमेजिन करो जगलिंग को। समझ गए सर। समझ गए? तो अगर मैं बॉल नंबर 4 के बारे में बात करूं, तो 4 के लिए इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू +20, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 15 मीटर। ठीक है। अगर मैं बॉल नंबर 3 के लिए बात करूं, तो बॉल नंबर 3 के लिए क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू +20, एक्सेलरेशन इसके लिए भी -10, इसको टाइम मिला है 2 सेकंड, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसको सॉल्व करोगे तो ये विल गेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 20 मीटर। और बॉल नंबर 2 के लिए क्या बोलोगे? बॉल नंबर 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू +20, क्योंकि सबको सेम वेलोसिटी से फेंक रहा है ना वो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10, टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फिर से 15 मीटर। सो द आंसर विल बी 15 20 15, 15 20 15, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बता दो भाई। यस सर। ओके, आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं। थर्टी वन, डाउट बताइएगा। 31, 32, सर 32। 32 डाउट है। a disc arranged in a vertical plane has two grooves of same length directed along the vertical chord AB and CD as shown in the figure. Okay, the same particles slide along AB and CD. The ratio of time TB by TCD, TAB by TCD. देखो भैया, बहुत सिंपल सी बात है। मान लेते हैं इसकी लेंथ L है, तो इसकी लेंथ भी L होगी, है ना? तो अगर मैं AB के हिसाब से बात करूं,
तो ए बी के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी के लिए मैं कह सकता हूँ कि जो जिस बॉल को मैं ए से ड्रॉप करूंगा उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एल, टाइम टी इज इक्वल टू कितना, इसको t1 कर देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट टाइम t1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2l बाय g, कोई दिक्कत। लेकिन अगर मैं CD के लिए बात करूं तो CD का एक्सेलरेशन मुझे फिलहाल नहीं पता, निकालना पड़ेगा। ये हमारी जो लाइन CD है ये वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है ना। अगर मैं यहां से किसी पार्टिकल को छोड़ूंगा तो क्या होगा, उसका जो एक्सेलरेशन आएगा इधर की तरफ a, वो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। नीचे की तरफ mg लग रहा था तो इधर की तरफ कितना लगेगा, mg cos 60 डिग्री, तो इसका एक्सेलरेशन a कितना हो जाएगा, g cos 60 डिग्री। ऐसे मैंने आपको बताया है कि इसको याद भी रखना आपको, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा तो g sin 30 डिग्री हो जाएगा, बात तो एक ही है। सो बेसिकली दिस इज g/2, ठीक है। तो इसका यूज करते हुए हम लिखेंगे CD वाले बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए भी 0, जिसको C पे रिलीज किया है उसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट एक्सेलरेशन इसका g/2 है, डिस्प्लेसमेंट इसका L है, और इसका टाइम t2 हम निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। यही एक्सप्रेशन आएगा, बस g की जगह g/2 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2l अपॉन g/2, दैट इज 4l/g, ठीक है। सो हमें पूछा क्या गया, TAB अपॉन TCD मतलब T1/T2, तो देयरफॉर T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1/√2, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 33, 34, सर 34 डाउट है। VT ग्राफ of an object of mass 1 kg is shown, select the wrong statement, ठीक है। देखो भैया, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन 30 सेकंड्स इज 0। देखो भैया, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली भी स्पीड 0 है, फाइनली भी स्पीड 0 है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली भी 0, फाइनली भी 0। सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसलिए ये आंसर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में देगा सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहले का आंसर ए गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ए सही है, इसलिए ये आंसर नहीं है। बी क्या कह रहा है, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, बिल्कुल सही बात है। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0, चेंज इन वेलोसिटी 0, सो एवरेज एक्सेलरेशन इज आल्सो 0। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, नहीं, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी कब 0 होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। लेकिन यहां तो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला एरिया, हाँ या ना। सो दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर भी डी चेक कर लेते हैं, मतलब सी स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए आंसर करेक्ट है। द एवरेज फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, अगर एवरेज एक्सेलरेशन 0 है तो एवरेज फोर्स भी 0 ही होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं? समझ गए सर। 35, 36, देखो यार, ये जो ग्राफ बन रहा है ना, थोड़ा पता नहीं कर्व क्यों है, ये स्मूथ ग्राफ होगा, ठीक है। जो भी है 36, 37, 38, 39, 40, सर 40।
The retardation of a motorboat after its engine is switched off is given by dv dt is equal to minus k v naught q. Okay, where k is constant, v naught is the velocity at the time of shutting off the engine. The velocity of the motorboat after time t will be, देखो यार इस तरीके के क्वेश्चन तो हम लोग अभी भी किए थे ना, ये यही वाला क्वेश्चन तो नहीं था कहीं? यस सर, ये वाला ही था, इसका सेम रिपीट क्वेश्चन ही हुआ था। है। आंसर ए होगा ना, बी थोड़ा ना होगा। यस सर, ये आंसर होगा। आंसर ए होगा ना, कराया था ना थोड़ी देर पहले, सेम टू सेम क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन दो बार आया, बोनस। बोनस मतलब नंबर बोनस नहीं, क्वेश्चन बोनस। एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे 2 बार नंबर मिलेंगे, ठीक है? ओके बेटा, और भी क्वेश्चन है क्या? अच्छा है। 41, 42, सर 42। the acceleration a of moving particle varies with position according to following relation. Acceleration a is equal to x square plus 3x. Then correct relation between velocity and displacement is, तो velocity और displacement के बीच में correct relation चाहिए हमें। acceleration और position के बीच में relation दे रखा है, हम एक ही चीज लगा सकते हैं, acceleration is equal to v dv by dx। क्योंकि dv, अगर acceleration को आप dv by dt लिखते हो तो कुछ कर पाओगे अगले स्टेप में? v भी आ जाएगा, t भी आ जाएगा, x भी आ जाएगा, तीन वेरिएबल एक ही क्वेश्चन में कैसे हैंडल करोगे? इसलिए एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? v dv by dx। हमने लिखा v dv by dx equals to x square plus 3x। कोई दिक्कत? This implies v dv is equal to x square plus 3x dx। हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट मतलब v और x के बीच में रिलेशन चाहिए, तो बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं हम लोग। दोनों तरफ बस इंटीग्रेट करना है। हमने बोला कि लेट्स से पोजीशन 0 पर वेलोसिटी 0 थी, या वो नहीं कर सकते हम यहाँ पे क्योंकि मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मैं ऐसा करना नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x क्यूब बाय 2 बाय 3 प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, हाँ ना? दिस इंप्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय 3 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2c और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस। अगर आप ऑप्शन मैच कराओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं बिना देखे कि ये ऑप्शन में 2c नहीं होगा बल्कि यहां पर c होगा। क्यों? क्योंकि यार यहां पे बस एक कांस्टेंट लगाना था ना, कांस्टेंट में 2c क्यों लिखूं, c क्यों नहीं लिखूं? समझ रहे हो बात? इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर c कांस्टेंट, अगर 2c कांस्टेंट है तो c भी तो कांस्टेंट है, हाँ ना? तो मैं यहाँ जबरदस्ती 2c ये लिखूं, सिर्फ c लिखने से काम हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर कांस्टेंट c की जगह c/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि c कांस्टेंट है तो c/2 भी कांस्टेंट है। देखिए जो c है ये तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, हाँ या ना? ये समझ में नहीं आया ना आप लोगों को कॉन्सेप्ट? यस सर, समझ चलो में आ देखो, गया। मैं यहाँ पे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे c डैश लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? कांस्टेंट ही तो लिखना था कोई, मैंने c डैश लिख दिया। यहाँ क्या हो जाएगा? 2c डैश, फिर मैंने 2c डैश को बोल दिया c। लेट्स से c इज इक्वल टू 2c डैश, तो मैंने 2c डैश की जगह c सब्स्टिट्यूट कर दिया, मेरा ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ठीक है बेटा? तो ये जो कांस्टेंट होता है ना इंटीग्रेशन में, ये कई बार इस तरीके से गड़बड़ियां करता है, आंसर आने के बाद भी आपको लगता है आंसर नहीं आया। ठीक है? खास तौर से ऑब्जेक्टिव में बहुत गड़बड़ करता है, सब्जेक्टिव में तो कोई खास दिक्कत नहीं होती। 43,
44, 45. Sir, 45. An aeroplane flying at a constant velocity releases a bomb. As the bomb drops down from the aeroplane, it will always be vertically below the aeroplane. बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि एरोप्लेन इज फ्लाइंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. क्या हो रहा है? और मेरे को एरोप्लेन तो मैं बना नहीं पाऊंगा, बट लेट्स से ये हमारा एरोप्लेन है. ठीक है, मछली लग रही है बट एरोप्लेन है. ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है. फिर क्या हुआ? इसने एक बॉम्ब गिरा दिया. तो बॉम्ब के पास आगे की तरफ वेलोसिटी v होगी, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g होगा. बॉम्ब इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आगे बढ़ेगा. बट जैसे जैसे बॉम्ब आगे जाएगा वैसे वैसे एरोप्लेन भी तो आगे जाएगा. और दोनों का ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी सेम होने की वजह से दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगा. बॉम्ब हमेशा इसके वर्टिकली नीचे ही रहेगी एरोप्लेन के. तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी, it will always be vertically below the aeroplane only if the aeroplane is flying horizontally. अच्छा, ये मैंने assume किया नहीं था. ये बोल रहा है कि अगर एरोप्लेन टेढ़ा उड़ रहा होगा, तो अगर टेढ़ा भी उड़ रहा होगा एरोप्लेन तब भी बॉम्ब हमेशा इसके वर्टिकली नीचे ही रहेगा. मान लेते हैं ये वेलोसिटी v से टेढ़ा उड़ रहा है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो vx है. जो बॉम्ब छूटेगा यहाँ से उस, अच्छा, y डायरेक्शन की वेलोसिटी इसकी vy है. जो बॉम्ब यहाँ से छूटेगा उसके पास भी दो वेलोसिटीज होंगी, एक vx, एक vy. y डायरेक्शन की वेलोसिटी प्लेन की वेरी करती रहेगी, सॉरी बॉम्ब की वेरी करती रहेगी, प्लेन की कांस्टेंट होगी. पर x डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, दोनों का x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा. इसलिए बॉम्ब हमेशा एरोप्लेन के नीचे रहेगा. बॉम्ब ऐसे जाएगा, एरोप्लेन ऐसे जाएगा. बट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसलिए बॉम्ब हमेशा एरोप्लेन के डायरेक्टली नीचे रहेगा, इवन इफ बॉम्ब को प्लेन जो है हॉरिजॉन्टली नहीं जा रहा हो, टेढ़ा जा रहा हो. इसलिए ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बट बी फॉल्स है, क्योंकि ये कंडीशन लगा रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टली होगा तभी नीचे रहेगा, अदरवाइज नहीं. ये इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट है. इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन ओनली इफ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट एन एंगल ऑफ समझ गए 45 सर. डिग्री. ये गलत है. इट विल ग्रेजुअली फॉल बिहाइंड द एरोप्लेन इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली. देखो यार, सच्चाई ये है, रियल लाइफ में ये सही होगा. ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट इन द रियल लाइफ. क्यों? एयर ड्रैग की वजह से प्लेन तो अपने इंजन की वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, बट एयर ड्रैग की वजह से क्या होगा, आपका जो बॉम्ब है वो धीरे धीरे पीछे होता जाएगा, उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी. बट फिर भी इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट बोलूंगा. क्यों? क्योंकि हमें एज्यूम करना होगा कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है. ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर. तो आपका पेपर पूरा डिस्कस हो गया. यस सर. मार्क्स अच्छे नहीं आए? सर हाईएस्ट 180 किसको है? अब मेरे पास नहीं है ना आपका एनालिसिस. यहाँ पे कुछ खुल नहीं रहा है गौतम दा. एक सेकंड बेटा, बताते हैं आपको हाईएस्ट किसका है. डाल दो. ये संपूर्णा का है बेटा. नहीं खुला? अच्छा, मैं एक सेकंड आपको देख के बता रहा हूँ. इतना मुश्किल? हाँ बेटा, हाईएस्ट इज 180 संपूर्णा,
देन आर्यन राज सिंह 175, देन सप्तर्षि बनर्जी 137, आदित्य अग्रवाल 124। ठीक है, ये कौन है? ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अभी के लिए क्लास ओवर है।